अभी हम पढ़ने वाले हैं गॉसेस थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव इट। इसे बताना रहता है और इसे प्रूव करना भी रहता है। तो आज हम पहले जानेंगे गॉस थ्योरम है क्या और उसके बाद इसे प्रूव भी करेंगे। गॉस थ्योरम कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड एस। इसका मतलब यह है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी जाना था। और गॉस का कहना यह है कि यह उस क्लोज सरफेस में इंक्लोज्ड होने वाला टोटल चार्ज और 1/ε के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये कहता है गॉस का थ्योरम। तो यह गॉस का थ्योरम यह कह रहा है कि मान लिया एक क्लोज सरफेस है, मान लिया इसे क्लोज सरफेस मान लिया। तो इस क्लोज सरफेस में क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बाहर की ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से बाहर जा रही है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इस क्लोज सरफेस द्वारा इंक्लोज किया जाने वाला चार्ज Q, ये क्लोज सरफेस कितना चार्ज को घेर रहा है, इंक्लोज कर रहा है, तो Q चार्ज, और 1/ε के गुना के इक्वल होगा, के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स Q/ε के इक्वल होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही कहता है गॉस का थ्योरम और इसे ही हमें प्रूफ करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लिया यहाँ पर एक स्फीयर को कंसिडर किया गया, स्फेरिकल सरफेस है। इसका रेडियस स्मॉल r माना गया, इसका सेंटर O है और इसी सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा गया है। तो जब यह पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर क्यों निकलेंगी, इस तरीक़े से सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, इस तरीक़े से बाहर क्यों निकलती हैं सभी तरफ से। तो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से बाहर की ओर जाएंगे। ई वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर है और इसे रेडियस वेक्टर यदि माना जाए तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स होगा। तो इसे हम आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस वेक्टर और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, क्योंकि रेडियस सेंटर से इस तरीके से बढ़ता है तो वो बाहर की ओर ही जाएगा। तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन को आर कैप, जिसे बाहर की ओर रिप्रेजेंट किया गया है। मान लिया इसके सरफेस पर कोई एक पॉइंट P है, तो जब यह पॉइंट P इसके सरफेस पर है तो इस चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, स्मॉल r के इक्वल होगा। हम यहाँ पर सरफेस को स्फेरिकल इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि इस सरफेस के लिए केवल एक चीज़ चाहिए, वह है रेडियस पर ही डिपेंड कर रहा है और रेडियस से ही हम इसका सरफेस, वॉल्यूम, ये सब सारा चीज़ मालूम कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करने का कि स्फेरिकल सरफेस होने के कारण जब इसके सेंटर पर यह पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर से स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। तो यदि हम पॉइंट P को यहाँ नहीं लेकर के इसके सरफेस में यहाँ लेते हैं तो पर भी डिस्टेंस इक्वल था, और डिस्टेंस इक्वल होने के कारण यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम रहेगा हर पॉइंट पर। चलिए, तो अभी हम पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मालूम करते हैं। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε Q/r², और इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इसे आर कैप से रिप्रेजेंट किया गया। और आर कैप क्या है, तो है आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम O to P। तो ये O से P की ओर जा रहा है, ठीक है, बाहर की ओर।
तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिल गया पॉइंट P पर। यहाँ पर हम मानते हैं कि यह जो स्फेरिकल सरफेस है यह बहुत स्मॉल एलिमेंट सरफेस एरिया से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना है, और हर एक छोटा जो सरफेस एरिया है उसे हम ds मानते हैं। तो मान लिया पॉइंट P के चारों ओर एक छोटा सा सरफेस एरिया, एलिमेंट सरफेस एरिया को कंसिडर किया गया जिसका वैल्यू ds है। ds ये मैग्नीट्यूड है सरफेस एरिया का, और हमें मालूम है कि किसी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो यह बाहर की ओर होगा इस तरीके से n कैप। तो यहाँ पर n कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया ds को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल ही होता इस तरीके से, लेकिन हमने अभी यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो अभी हम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर करते हैं पहले। चलिए इधर करते हैं। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का वैल्यू मालूम करने का प्रयास करते हैं। तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर का वैल्यू तो यहाँ से मिल रहा है, रखते हैं इसे 1/4 एप्सिलॉन q/r² और r कैप। ये तो हो गया E वेक्टर का वैल्यू, बीच में डॉट प्रोडक्ट डॉट और ds वेक्टर, तो इसे लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन q/r² r कैप डॉट ds वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन q/r²। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो यह डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, r कैप और ds वेक्टर के बीच में, तो इसे लिख सकते हैं r कैप डॉट ds वेक्टर को यदि तोड़ा जाए, ds वेक्टर को अगर देखा जाए तो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds और इसका डायरेक्शन n कैप रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ds वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया, जिसका डायरेक्शन n कैप जो कि आउटवर्ड नॉर्मल था। 1/4 एप्सिलॉन q/r², यहाँ यूनिट वेक्टर r कैप डॉट n कैप और ds को बाहर कर दिया गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में लगता है, तो ये दोनों वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर इनके बीच में लगाया गया। इसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन q/r², ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और ds को हम इधर लिख लेते हैं। तो इसे अगर डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा जाए तो इस r कैप का मैग्नीट्यूड r, n कैप का मैग्नीट्यूड n मान लिया, डॉट मीन्स cos थीटा cos, और इन दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन, तो r कैप रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन भी आउटवर्ड है बाहर की ओर, और n कैप ये भी आउटवर्ड नॉर्मल है बाहर की ओर। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन बाहर की ओर जा रहा है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ हम लिखते हैं cos 0 डिग्री। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। then E vector dot ds vector equals to 1/4 एप्सिलॉन q/r² ds। यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू एक्चुअली यूनिट मतलब ही 1, तो 1 रख दिया, n ये भी यूनिट वेक्टर था 1, और cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1, तो 1 × 1 × 1 1, तो हमें E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का वैल्यू मिला 1/4 एप्सिलॉन q/r² ds, और ये तो 1 ही है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है, लेकिन कितना के लिए? तो छोटा सा सरफेस एरिया ds के लिए, लेकिन हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है जो पूरा स्फेरिकल सरफेस से क्रॉस कर रहा है। यहाँ इस तरीके से सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जा रहे होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू, तो इधर भी क्लोज इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू मिला था 1/4 एप्सिलॉन q/r²
आर स्क्वायर डी एस। हमें मालूम है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जो कांस्टेंट है इधर उसे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसे बाहर ले लिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज भी चेंज नहीं करेगा। आर रेडियस, सिंस ये स्फेरिकल सरफेस है तो यहाँ पर डिस्टेंस सेंटर से यानी कि चार्ज से वह चेंज नहीं कर रहा है, तो आर भी कांस्टेंट है, तो आर को भी बाहर, आर स्क्वायर बाहर, तो क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएस का। अब यहाँ पर समझिए डीएस का जो क्लोज इंटीग्रेशन है इसका मतलब क्या। तो डीएस का क्लोज इंटीग्रेशन पूरा सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डीएस तो एक छोटा सा सरफेस एरिया है, तो उसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा। तो इस स्फीयर का रेडियस आर है, तो इस स्फीयर का कंप्लीट सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मालूम है। तो इसे हम मान सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ये 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया। चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ इस साइड में था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जिसका वैल्यू मिला 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल करता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें मिला ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीक़ा से गॉस का थ्योरम प्रूफ हो जाता है, वही चीज़ है। तो हमने गॉस का थ्योरम को प्रूफ कर लिया। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट गॉसेस थ्योरम एंड प्रूव इट। तो हमने गॉस का थ्योरम क्या था उसे समझा और उसे प्रूव भी किया। फिर से गॉस का थ्योरम क्या कहता था। तो गॉस का थ्योरम कहता था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। तो किसी क्लोज्ड सरफेस से, जैसे हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस माना, तो किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गुजरता है वैक्यूम में, वैक्यूम इसलिए क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया गया, वह 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो ये होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका। तो उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज को इनक्लोज किया गया है उसका। तो कितना चार्ज को इनक्लोज कर रहा था वो क्लोज सरफेस, क्यू चार्ज को, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ही क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये है गॉस का थ्योरम और इसके हमने प्रूव किया। हमें और एक चीज़ याद रखना है कि ये जो क्लोज सरफेस है जिसमें हम गॉस का थ्योरम अप्लाई करते हैं उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो इसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो वह क्लोज सरफेस जिसमें गॉस का थ्योरम अप्लाई करते हैं उसे गॉसियन सरफेस माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें जानना जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट अगर ये समझा जाए कि मान लिया एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसा करते करते Qn चार्जेस है। तो ये सभी चार्ज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो इसके लिए अगर गॉसेस थ्योरम को लिखा जाए तो गॉस का थ्योरम क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और इसका थ्योरम कहता है इस क्लोज सरफेस में के अंदर जितना भी चार्ज है टोटल चार्ज को लेना है, तो ये इक्वल होता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्जेस को लिखा जाए जो ये क्लोज सरफेस के अंदर है, Q1, Q2, Q3 ऐसा करते करते Qn, इसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट से अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो इतना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल चार्ज को मान लिया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही है जहाँ कैपिटल Q क्या है, तो वेयर कैपिटल Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस ऐसे ऐसे Qn। तो टोटल चार्ज को यहाँ पर कैपिटल Q माना गया। तो समझिए फिर से, कोई एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर बहुत सारा चार्जेस है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 करते करते Qn। तो हम गॉस के थ्योरम को कैसे लिखें, तो ये सभी चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता था, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज। तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम और जो टोटल चार्ज है तो सबका सम कर दीजिए।
और ये टोटल चार्ज को अगर Q माना गया तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं। यदि इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू 0 है, तो यहीं से अगर देखा जाए देन फाई ई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन, और Q की जगह में 0 रख दिया, 0 बाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमने अभी सीखा कि इस क्लोज सरफेस में यदि कोई चार्ज को यह इनक्लोज नहीं करता है तो इससे गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। चलिए अभी थर्ड पॉइंट को समझते हैं कि यदि कोई क्लोज सरफेस है, यह इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज Q1 है और इसके बाहर दो चार्ज Q2 और Q3 ये सब है, तो इसके सरफेस पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये तीनों चार्ज के कारण बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों चार्ज के कारण बनेगा। लेकिन जब इसके लिए हम गॉस का थ्योरम लिखेंगे तो गॉस के थ्योरम में सिर्फ जो चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा, इनसाइड रहेगा, उसी को सिर्फ लिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम Q1 को कंसिडर करेंगे, Q2 और Q3 को नहीं करेंगे जब गॉस के थ्योरम को लिखा जाएगा तब। फोर्थ नंबर, गॉस के थ्योरम का यूज करते हुए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो गॉस का थ्योरम कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन, यही समझा हमने। तो यदि मान लिया एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर 1 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज है, तो Q का वैल्यू हम कितना रखेंगे 1 कूलम, देन फाई ई इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू मालूम 8.85 इंटू 10 द पावर -12, और इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.13 इंटू 10 द पावर 11। तो इस क्लोज सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं? इतना 1.13 इंटू 10 द पावर 11।